बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। आइए आज के लेक्चर को डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर रहे थे। फोटोसिंथेसिस का अमल दो मरहलों में वाक़या होता है। पहले मरहले को लाइट रिएक्शन जबकि दूसरे को डार्क रिएक्शन का नाम दिया जाता है। लाइट रिएक्शन में सूरज की रोशनी को जज्ब करके पौधे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि दरअसल NADPH और ATP के मॉलिक्यूल हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस मरहले के बाद जो अगला मरहला आता है वो डार्क रिएक्शन का है जिसको केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। केल्विन साइकिल के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियों से गुजर करके कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन के अमल से गुजरता है और ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। ये दोनों मरहले मुकम्मल होने पर फोटोसिंथेसिस का अमल मुकम्मल हो जाता है। दिखने में ये अमल बहुत सादा सा दिखाई देता है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मिलने से ग्लूकोज बनती हुई नज़र आती है, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये इतना सादा नहीं है। ये अमल पौधों के पत्तों के अंदर ख़ास किस्म के सेल्स में, ख़ास किस्म के ऑर्गेनेलीज यानी क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर पाया जाता है? हम डिस्कस कर चुके हैं, थाइलाकॉइड के ऊपर पाया जाता है। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। डियर स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट में होने वाला लाइट और डार्क रिएक्शन मुख्तलिफ स्टेप बाय स्टेप चेंजेस से गुजरने के बाद मुकम्मल होता है। लाइट रिएक्शन में सबसे पहले क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो कि क्लस्टर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, उनके ऊपर सूरज की एनर्जी, हाई एनर्जी पार्टिकल्स जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं वो पड़ते हैं। सूरज की शुआएं पड़ती हैं जिससे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करते हैं। इस मूवमेंट के दौरान ATP प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से सूरज की रोशनी जब पानी के मॉलिक्यूल पे पड़ती है वो भी टूटता है, हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन एटम अलग हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन मिल करके NADP को NADPH में तब्दील कर देते हैं और लाइट रिएक्शन को Z स्कीम B कहा जाता है। इसकी जिग जैग अरेंजमेंट की वजह से, जिग जैग शेप में डायग्राम की वजह से। डियर स्टूडेंट्स, डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल मेल्विन केल्विन साइंटिस्ट के नाम पर दिया जाता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन कंपाउंड से मिलकर टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड बनाती है। ATP और NADPH से एनर्जी को हासिल करके, हाइड्रोजन को हासिल करके ये टूटता है और 3 कार्बन कंपाउंड्स में तब्दील हो जाता है। कुछ 3 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज बना देते हैं जबकि कुछ 3 कार्बन कंपाउंड दोबारा से ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड में तब्दील हो जाते हैं और ये साइकिल यूं ही चलता रहता है। डियर स्टूडेंट्स, लिमिटिंग फैक्टर की डेफिनेशन क्या है आइए देखते हैं। Any environmental factor, the absence or deficiency of which can decrease the rate of reaction is called the limiting factor for that reaction. कोई भी environmental factor जिसकी कमी या गैर मौजूदगी की वजह से rate of reaction कम हो जाए, वो environmental factor उस reaction का limiting factor कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम तस्करा कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का, तो आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस पे कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं, वो कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो लिमिटिंग फैक्टर का काम करते हैं और फोटोसिंथेसिस की शरह को मुतासिर करते हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर 3 लिमिटिंग फैक्टर्स मेंशन हैं, आप देख सकते हैं। नंबर 1 लाइट इंटेंसिटी यानी कि रोशनी की शिद्दत, नंबर 2 टेम्परेचर मतलब दर्जा हरारत और नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड। आइए देखते हैं एक एक करके इनकी तफसीलात को कि ये कैसे फोटोसिंथेसिस पर असरअंदाज होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस इज लाइट इंटेंसिटी, रोशनी की शिद्दत। ये कैसे असरअंदाज होती है फोटोसिंथेसिस पे? हमें मालूम है
हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि रोशनी की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। दिन के औकात में पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं क्योंकि दिन में रोशनी मौजूद होती है। तो जितनी रोशनी ज़्यादा है उतनी फोटोसिंथेसिस की रफ्तार भी ज़्यादा होगी। इसी तरह से जितनी रोशनी कम होगी उतनी ही फोटोसिंथेसिस की रफ्तार भी कम होगी। हम ये कह सकते हैं हायर लाइट इंटेंसिटी मीन्स हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी तरह से लोअर लाइट इंटेंसिटी मीन्स लोअर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर एक बात और भी समझ लीजिए और वो ये है कि मच हायर इंटेंसिटी, अगर रोशनी की बहुत ज़्यादा शिद्दत होगी तो फिर फोटोसिंथेसिस की शरह कांस्टेंट हो जाएगी, मज़ीद नहीं बढ़ेगी, एक लिमिट से आगे नहीं जाएगी। और ये इम्पॉर्टेंट है, आपने इस पॉइंट को भी जहन में रखना है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिमिटिंग फैक्टर आइए देखते हैं। टेम्परेचर। टेम्परेचर एक अहम बुनियादी ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए। हायर टेम्परेचर होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी हायर होगा, यानी ज़्यादा दर्जा हरारत पे फोटोसिंथेसिस की शरह भी ज़्यादा होगी। लोअर टेम्परेचर होगा तो फोटोसिंथेसिस की शरह भी लोअर यानी कम होगी। और अगर लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो टेम्परेचर के बढ़ने का फोटोसिंथेसिस पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि माइनर चेंजेस आएंगी। डियर स्टूडेंट्स, तीसरा लिमिटिंग फैक्टर क्या है आइए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, दैट इज बेसिक रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो फोटोसिंथेसिस का अमल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का अमल वाकया नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार के बढ़ने के साथ फोटोसिंथेसिस की शरह भी बढ़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे एक अहम बात जहन नशी कर लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे और फोटोसिंथेसिस का अमल स्टॉप हो जाएगा। ये थे लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। आइए लेक्चर की फर्दर डिटेल्स को समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जहन में रखिएगा, लिमिटिंग फैक्टर की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, हाउ कैन यू डिफाइन लिमिटिंग फैक्टर। इसी तरह से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी तरह से ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि किस तरह रोशनी की शिद्दत फोटोसिंथेसिस की शरह पर असरअंदाज होती है। और ये सवाल भी बन सकता है कि दर्जा हरारत के बढ़ने या घटने से फोटोसिंथेसिस कैसे मुतासर होती है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो लिमिटिंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, ये फुल फ्लेज एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आपने हर हवाले से इस टॉपिक को मेमोराइज कर लेना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। आइए देखते हैं रेस्पिरेशन क्या है। सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए। आप देखते हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी ऑटोमोबाइल गाड़ियां हैं चलती हैं, पेट्रोल से चलती हैं। पेट्रोल जलता है, पेट्रोल के अंदर क्या है, फ्यूल के अंदर क्या है, दरअसल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पेट्रोल हो या फ्यूल हो, ये कैसे बनता है। ये मुर्दा जानदारों की बाकियात से बनता है। जब जानदार मर जाते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं, उनके जिस्म पेट्रोल में, कोयले में, तेल में, गैस में हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों साल गुजरने के बाद तब्दील हो जाते हैं। चूँकि जानदारों के जिस्म में कार्बोहाइड्रेट है और फ्यूल डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज से बनता है, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूल में भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। अब कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। दरअसल किसी भी इंजन में जो पेट्रोल या डीजल या फ्यूल पे चलता है, साइंस ये है कि जब उसमें हम फ्यूल डालते हैं, फ्यूल में बर्निंग का अमल होता है, फ्यूल में एक ख़ास केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ती है और उसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है हीट की फॉर्म में, टेम्परेचर की फॉर्म में। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसे ही हमारे जिस्म में भी जब हम खाना खाते हैं, खुराक हमारे जिस्म में जाती है, हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है, उस खुराक में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है।
वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन की मदद से टूटते हैं, और जब वो टूटते हैं तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड अपने साथ एनर्जी खारिज करते हैं। ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तब्दील हो जाती है, ज़ख़ीरा कर ली जाती है ATP की शक्ल में, जो सेल की एनर्जी करेंसी है। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस बात को याद रखना है, ये अमल के जिसके ज़रिए से हर जानदार के जिस्म में हर सेल अपनी ज़रूरत के मुताबिक एनर्जी पैदा करता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। इसको हम सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस का नाम देते हैं। रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर नंबर 4 में सेल एंड टिश्यू वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। क्यों पावर हाउस है? क्योंकि ये सेल की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जिस अमल से प्रोड्यूस करता है वो रेस्पिरेशन है। इट मीन्स कि रेस्पिरेशन का अमल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली रेस्पिरेशन की कितनी टाइप्स हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एयर भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। यहाँ पर एयर से मुराद ऑक्सीजन है। अगर आप इसको यूं लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी रेस्पिरेशन की वो किस्म जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मुकम्मल तौर पर डिकम्पोज होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। दूसरी किस्म नंबर 2, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसको आप मजीद रेक्टिफाई कर लीजिए। एयर मीन्स ऑक्सीजन, यानी रेस्पिरेशन की वो किस्म जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो, उसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये दो डेफिनेशंस हैं। एक तो आपसे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, उसकी टाइप्स में डिफरेंस पूछा जा सकता है, और इसके साथ साथ आपसे सवाल पूछा जा सकता है फर्मेंटेशन से क्या मुराद है। ऑलवेज कीप इन योर माइंड, जहन में रखिएगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम फर्मेंटेशन है। आइए देखते हैं फर्मेंटेशन की फर्दर टाइप्स क्या हैं। फर्मेंटेशन जो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर 1, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नंबर 2, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को देखिए और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को देखिए। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? नाम से जाहिर हो रहा है कि इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि एक में अल्कोहल प्रोड्यूस हो रही है, एक में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। यानी एक फर्मेंटेशन की वो किस्म है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की नामुकम्मल ब्रेकडाउन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी की वजह से, और मुकम्मल तौर पे ना टूटने के नतीजे में जो एंड प्रोडक्ट बनती है उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्टिल मौजूद होते हैं, और वो अल्कोहल या लैक्टिक एसिड की फॉर्म में एंड प्रोडक्ट मौजूद होती है। अगर तो एंड प्रोडक्ट अल्कोहल हो, इथाइल अल्कोहल, तो इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। लेकिन अगर एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड हो तो इस फर्मेंटेशन को, एनएरोबिक रेस्पिरेशन को, हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन के 2 बेसिक स्टेप्स हैं। पहले मरहले में ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट की एक मिसाल है, जो कि 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये टूटता है 3 कार्बन वाले कंपाउंड पायरोविक एसिड में। दूसरे मरहले में तब्दीली आती है। अगर तो एरोबिक रेस्पिरेशन है तो पायरोविक एसिड मुकम्मल तौर पर टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अगर ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी फर्मेंटेशन है तो उसमें पायरोविक एसिड की नामुकम्मल ब्रेकडाउन होती है, मुकम्मल तौर पे वो नहीं टूटता है। उससे या तो इथाइल अल्कोहल बनता है या लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके अंदर स्टिल अभी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। अगर एंड प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल हो, इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और अगर लैक्टिक एसिड हो तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के नाम से याद किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता चलूं। ये देखिए, इन सेलुलर रेस्पिरेशन फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड टू वाटर। ये फोटोसिंथेसिस के उलट अमल है।
कि जिसमें खुराक की ऑक्सीडेशन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है, उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और वो वाटर में तब्दील हो रहा है। इक्वेशन से समझने में आसानी होगी। देखिए इक्वेशन के साथ, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ती है और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है और एनर्जी रिलीज होती है। जबकि फोटोसिंथेसिस में हमने डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलते हैं, सूरज की एनर्जी इस्तेमाल होती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाती है। इसके बरक्स यहाँ पर उलट अमल हो रहा है। ऑक्सीजन बनने वाली खुराक यानी ग्लूकोज को तोड़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और इस दौरान में एनर्जी रिलीज हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। यकीनन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने इस टॉपिक को याद कर लेना है, तैयार कर लेना है और अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।